नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाई। और हम तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे जब तक हमसे जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए एक एक सीरियस एस्पिरेंट का एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हो जाता। फॉर्म तो 63 लाख गए हैं, इतने लाख फॉर्म गए हैं, नौकरियां कम हैं, ये फॉर्म ही गए हैं भाई। जो एक्चुअल में तैयारी करने वाले लड़के हैं वो 1.5-2 लाख ही है मैक्सिमम, और वो सारे के सारे इस चैनल पे एक्टिव है। तो जो असली कंपटीशन हो रहा है वो केवल आप लोगों के बीच हो रहा है। अब आप में से देख लो कौन कितना जो है मेहनत कर रहा है, उसी की जो है नौकरी लगेगी मेरे प्यारे भाई। और हमने तो प्रॉमिस कर रखा है कि हम आपको एनटीपीसी के लिए 10 मॉक टेस्ट कराएंगे, हम एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे मेरे प्यार भी, फिर ग्रुप डी की तैयारी भी कराएंगे। और देखते ही देखते हमने एनटीपीसी के लिए मैथ सेक्शन के एग्जाम पेपर 8 करा दिए मेरे प्यार भाई। 8 एग्जाम पेपर हमने आपको करा दिए हैं, सॉरी 7 करा दिए, अब ये हम आज 8वां करेंगे। और ये बिल्कुल मास्टर मॉक की तरह आपका काम करेगा मेरे दोस्त, ठीक है जी। टोटल 30 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक एडवांस, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नए सवाल भी हैं, और लेटेस्ट पैटर्न को एनालाइज करके ही हमने ये जो है मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया है। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये जो हमारा चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आप इस चैनल पे जाइएगा मेरे भाई। तो यहां पे एक ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें रेलवे ने जो 2024 में पेपर लिए थे, मैंने रेलवे के उस हर एक पेपर का सॉल्यूशन करा है। रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चंस, एएलपी का पेपर हुआ था मैंने पूरा सॉल्व कराया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का पेपर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का पेपर। तो ये जो रेलवे के अभी रिसेंट पेपर हुए हैं लास्ट ईयर, इनमें से पक्का दोबारा से केवल डाटा वैल्यू बदल के सवाल रिपीट होगा। तो मेरे भाई आप इनको जरूर जरूर करके जाइए। इस प्लेलिस्ट में 6 वीडियो हैं, हर एक वीडियो को आपको पूरा देख के पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। जितने भी मैं आपको एग्जाम पेपर करा रहा हूं हर एक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सीजीएल का रिजल्ट आया है फाइनल, अगर आप में से दिया होगा या आपके साथी ने दिया होगा तो पता होगा आपको। और हमारे बच्चों ने झंडा गाड़ दिया है। इतने सारे बच्चों के मैसेज आए, यानी कि इतने सारे बच्चों के मैसेज आए जिनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, बिल्कुल भरे पड़े हैं। मतलब टॉप 100 में हमारे दुनिया भर के स्टूडेंट हैं, और 18,174 वैकेंसी थी, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए थे। रैंक 4, रैंक 58, रैंक 77, रैंक 86, रैंक 88, रैंक 96, रैंक 98, ये सब जो है हमारे स्टूडेंट है जो डायरेक्टली बैचेस में पढ़े थे। रैंक 29, रैंक 25, रैंक 18, रैंक 14, ये सब सीजीएल के जो है सिलेक्टेड बच्चे हैं मेरे भाई। और ये हमारा रैंक 4 जिसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है। इसलिए हम बार बार कहते हैं सिलेक्शन मतलब कैरियर। हम पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ा रहे हैं, सटीक पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भरोसा है तभी बच्चे हमारे पास आते हैं, और उनमें से ज़्यादातर सफल भी होते हैं अगर बच्चा मेहनती है तो। ठीक है, मुझे बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताते हैं, उनके बाद दिमाग में दूसरी चीज़ आती है कि हम अपने टीचर को मैसेज करके बताएं, उनको कॉल करें। और जब इस तरह के मैसेजेस हमारे पास सोशल मीडिया पे भर भर के आते हैं तो वाकई में बच्चे से ज़्यादा हमें खुशी होती है कि हमने भी बच्चे के साथ मेहनत की, हमारी मेहनत आज सफल हुई, रंग लेके आई मेरे दोस्त। तो ये बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों के जिनके फोटोज थे उनके यहाँ पर रिजल्ट भी डाले, और रिजल्ट बहुत हैं, बहुत है भाई। अगर मैं इस तरीके से फोटो हर एक बच्चे की डिटेल डालूं तो दिन भर टू ही करता रहेगा आपके मोबाइल, इतनी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। चलो अब एनटीपीसी पे वापस आते हैं, पूरा मॉक टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ आपको एक एक सवाल करना है। आ जाइए, सवाल नंबर 1, 6%, 15% और 14% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? 3 डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट कैसे निकालते हैं? देखो सीधा फॉर्मूला है, रेशियो मत लगाइए यहां पे, डाटा ऐसा है, तीनों को जोड़ो पहले। 6 और 15 21, 21 और 14 35, तीनों को जोड़ लिया 35, माइनस, फिर 2 की गुणा करो। 15 छिक्का 90, 15 गुणा 14 210, 90 210 300 हो गया, 14 छिंग 84, 384 हो गया। 384 को भाग करना है 100 से, 100 से भाग करना है तो 3.84 ये आया, प्लस ये प्लस होगा। अब तीनों की गुणा करो, 15 छिक्का 90, 14 निम्मा 126, 1260, इसको डिवाइड करना है 10,000 से। ठीक है भाई, 1260 को 10,000 से डिवाइड करना है तो
126 हो जाएगा मेरे प्यारे भी, 0.126। क्लियर है, यानी कि ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 35 में से 3.84 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भी, 31.16 हो जाएगा। 12 जोड़ेंगे तो 31.286%, 31.286% आएगा बी ऑप्शन। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। आइए, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का सवाल है। ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% ज्यादा है। ए को 20% घटाया जाता है, बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो ए और बी के कुल वैल्यू में, टोटल वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज होगा? मेरे भाई दो संख्याएं ए और बी, प्यारी प्यारी संख्याएं। अब बोला है ए बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 बी से, ए बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी का मान अगर 5 है तो ए का मान 2 ज्यादा है, साथ ही ए बी का रेशियो है। रेशियो पता है। अब सवाल में बोला है ए को 20% घटाया जाता है, घटाने का मतलब माइनस, बी को 38% बढ़ाया जाता है, बढ़ाने का मतलब प्लस। ये हमने किया, तो ए और बी की कुल वैल्यू में, कुल वैल्यू का मतलब प्लस, ए और बी की वैल्यू में, ए प्लस बी की वैल्यू में नेट कितना परसेंट का चेंज आया। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। ए का मान 7 का 20%, कितना मेरे भाई, 20 7 140 कम हो गया 140। बी का मान 5 का 38% हो गया, कितना आ गया मेरे भाई 190। तो 190 माइनस 140, 50% बढ़ गया आउट ऑफ टोटल। ए और बी की टोटल वैल्यू कितने, 7 5 12/12 आ गया मेरे भाई। क्या आएगा मेरे भाई, 2 से जाएगा ना 25/6, 25/6 का मतलब 4:1/6%। तो ए और बी की कुल वैल्यू 4:1/6% बढ़ जाएगी। प्लस आया ना आंसर, बी ऑप्शन आया। इतना मजेदार सवाल है मेरे भाई, आ जाइए। सवाल नंबर है 3, ये दिख रहा है सर्कल से। इस डायग्राम में पी और क्यू के साथ दो सर्कल आर पर टेंजेंट करते हैं। पी और क्यू सेंटर है मेरे प्यारे भी, जो आर पे एक दूसरे को टच करते हैं। एटी और बीटी उनकी टेंजेंट है, एटी भाई टेंजेंट है, बीटी टेंजेंट है। और मेरे प्यार में टी आर से बिंदु टी पर मिलते हैं, है ना, ये भी टेंजेंट होगी टी आर। ये जहां पर मिले टी पर मिल रहे। सवाल में कहा है एपी 6 है, एपी की लंबाई 6 है, पीटी की लंबाई मेरे दोस्तों 10 है, पीटी की लंबाई 10 है। तो आपसे पूछा है बीटी की लंबाई क्या होगी, बीटी की लंबाई। ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखो ये 80 टेंजेंट है, 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये 6 है, 90 के सामने 10 है, 6 तो 8 आ जाएगा। एटी की लंबाई मेरे दोस्तों ये 8 आ गई, ये एटी की लंबाई 8 आ गई। अब एक बात आपको पता है, जैसे भाई अगर सर्कल है, सर्कल के बाहर से दो अगर टेंजेंट खींच जाती हैं तो इन दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है। तो सर्कल के बाहर पॉइंट टी से ये टेंजेंट है मेरे प्यार बेटी, ये टेंजेंट है टी आर, दोनों की लंबाई बराबर होगी 8 8। अब अगर मैं सर्कल को देखूं जिसका सेंटर क्यों है, इस सर्कल के बाहर पॉइंट टी से ये टेंजेंट है टी आर, और ये टेंजेंट है टीबी, ये टेंजेंट है टीबी, दोनों की लंबाई इसकी भी 8 होगी, यानी कि टीबी भी 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। आया ना, गजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 4, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर। दो ट्रेन दिल्ली और पटना से चलती हैं और पटना दिल्ली की ओर जाती है, यानी कि एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे को पार करने के बाद आफ्टर पासिंग ईच अदर, ये लाइन देखती सवाल में समझ गया, बेसिक सवाल है। एक दूसरे को पार करने के बाद वो पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन, यानी कि पहली ट्रेन, दो ट्रेन चल रही है दिल्ली और पटना से, दिल्ली से चलने वाली ट्रेन, पहली ट्रेन की स्पीड 45 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 आपसे पूछा है। एक दूसरे को पार करने के बाद पहली ट्रेन 4 घंटे 48 मिनट लेती है, दूसरी ट्रेन 3 घंटे 20 मिनट लेती है। कभी भी ऐसा सवाल आए, दो ट्रेन एक दूसरे को और चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं, तो मेरे प्यारे भाई यहां आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, और स्पीड का जो रेशियो होगा S1/S2 बराबर होगा यहां से √T2/T1। ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहां पर, बस वैल्यू रखो। पहली ट्रेन की स्पीड यहां पे 45 है, सेकंड ट्रेन की स्पीड S2 आपको निकालनी है, बराबर √T2/T1। अब यहां पे टाइम घंटे मिनट में दे रखा है, तो मिनट में बदलो या घंटे में बदलो। अगर घंटे में बदलते हैं तो 3 घंटा 20 मिनट क्या आएगा, 180 और 20 200 मिनट, यह आ जाएगा मेरे भाई 200 मिनट बटे 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 240
1 घंटे में 60 मिनट हो, 240 मिनट प्लस 48 मिनट, 288 मिनट। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। और ये जाएगा किससे मेरे प्यारे भाई, जाएगा किससे, ये आपका 4 से चला जाएगा। 4 से क्या, 8 से चला जाएगा ये 25 बार, और 8 से चला जाएगा 8 तिया 24 और 8 छिंग 48, 36 बार। तो 25 का रूट 5 आ गया, 36 का रूट 6 आ गया, 5/6। पहली ट्रेन की स्पीड 45 है, 5 की वैल्यू 45 से 9 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी, 54। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है मेरे भाई वो 54 आ गई, 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। तो फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे सवालों के राजा हैं, फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं होगा। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 66 है, आई इन सेंटर है, एंगल बीआईसी का माप क्या होगा, कॉन्सेप्ट बता दे रहे मेरे भाई। जैसे आप कोई भी ट्राइंगल बना लो, कोई भी, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है, जैसे ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का इन सर्कल है, इन सर्कल यानी कि एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता है, इसे त्रिभुज का अंत्यवृत्त कहते हैं। इसका जो सेंटर होगा वही इन सेंटर कहलाता है। समझ में आया, ट्राइंगल के अंदर वाले सर्कल का सेंटर। और इन सेंटर कहां होता है, जहां त्रिभुज के तीनों कोण के बाइसेक्टर मिलते हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर यहां पे मिलेगा, एंगल ए का बाइसेक्टर भी यहीं पे मिलेगा। तीनों कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो इन सेंटर अंतः केंद्र कहलाता है। बात समझे। अब यहां पे एंगल ए 66 डिग्री का दिया है, तो आपसे पूछा एंगल बीआईसी ये क्या होगा, तो सीधा इसका फॉर्मूला है। यहां भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई अगर ये 66 है तो इन सेंटर पे बना कोण क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2, 90 डिग्री प्लस 66 बटे 2, 66 बटे 2 23, 90 में हम लोग 33 जोड़ेंगे, तो 90 में 33 जोड़ेंगे 123 डिग्री सवाल का आंसर आएगा मेरे बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट है। याद रहेगा कॉन्सेप्ट। आगे से आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6 फटाफट करना जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 18% पर एनम की दर से 1 साल 4 महीने के लिए। 1 साल 4 महीने क्या हो गया मेरे भाई, 16 महीने हो गए ना, 12 महीने प्लस 4, 16 महीने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है, हर 8 महीने में सक्सेसिव लगेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 3816 रुपए है तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है। देखिए ब्याज जो है 16 महीने के लिए कंपाउंड होता है, और ब्याज हर 8 मंथली कंपाउंड होता है। अगर समय 16 महीने हैं तो 8-8 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 8-8 महीने के मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 साइकिल बन जाएंगी। बात समझ गए आप, बोलोगे हाँ सर। अच्छा ब्याज 1 साल में 18%, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने में अगर 18% ब्याज है तो 1 महीने में कितना ब्याज होगा, बटे 12, तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा, मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि 12%। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। यानी कि हर 8 महीने में आपको 12% ब्याज मिलेगा, अगले 8 महीने में आपको 12% ब्याज मिलेगा, यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 12% का सक्सेसिव मिलेगा, 12% का सक्सेसिव। अब चाहे आप यहां फॉर्मूला से कर लो चाहे रेशियो से कर लो। अगर रेशियो से करते हैं तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 3/25 आपको ब्याज मिलेगा हर 8 महीने में। 3/25 ब्याज को मतलब 25 जो है, अगर आप 25 इन्वेस्ट करते हैं तो 8 महीने के बाद 28 हो जाएगा, 25 पे 3 ब्याज लग के 28 हो जाएगा। ये 8 महीने में होगा तो 16 महीने में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर बच्चों 784, यानी कि अगर आप 625 इन्वेस्ट करोगे तो 784 आपका अमाउंट हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, 16 महीने में। तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे प्यार भी, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, 159 आपको ब्याज मिला यहां पे। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। जबकि आपको ब्याज मिला कितना है, आपको कंपाउंड टेस्ट मिला 3816 रुपीज, 3816 रुपए। बताओ कितने गुना, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार तो जाएगा ही जाएगा ये 318। ठीक है जी, उसके बाद 636 बिल्कुल 4 बार चला गया, 24 गुना। तो अगर ये 24 गुना है तो प्रिंसिपल भी 625 का 24 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। 625 का 24 गुना कितना आएगा,
15,000 रुपए। तो मूलधन जो है ए ऑप्शन 15,000 रुपए है, क्योंकि 625 का 8 गुना 5,000, 24 का मतलब 8 तिया 24, 625 गुना 8 5,000, 5,000 तिया 15,000। तो 15,000 रुपए मेरे भाई आपका यहां पे प्रिंसिपल आ जाएगा। ये करना है आपको। अच्छा सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया है। आइए, एक रोम्बस की एक साइड 26 सेंटीमीटर है, डायगनलों में से एक 48 सेंटीमीटर रोम्बस का एरिया। भाई अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है समचतुर्भुज का, तो रोम्बस के दोनों विकर्ण पता करने पड़ेंगे। एक बात बताएं, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो दोनों डायगनल हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, 90 डिग्री कोण पे। अब एक भुजा 26 है, तो इसका मतलब सारी भुजाएं रोम्बस की चारों ईच साइड 26 होगी। एक डायगोनल 48 है, तो यहां पे बाइसेक्ट करेंगे पॉइंटों पे, आधा आधा हो जाएगा, 24 24 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ये देखो, ये क्या यहां पे ट्रिपलेट नहीं लग गया? 90 के सामने 26 है, ये 24 है, तो कितना आ जाएगा 10, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया ना, डबल 5 12 13 का दुगुना, 10 24 26 ट्रिपलेट लग गया। हाइपोटेनस 26 है, 24 है, 10, ये 10 है, तो ये भी 10 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक विकर्ण तो आपका 48 है, दूसरा विकर्ण मेरे प्यारे भाई जब मैंने देखा तो ये 10 और 10 20 हो रहा है, तो ये रोम्बस का एरिया आएगा 1/2 D1 D2, 2 से 20 10 बार जाएगा, यानी कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल बेसिक हैं और ऐसे ही आएंगे। रोम्बस का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, लेकिन कर तभी पाओगे जब आपको फिगर पता होगी कि वो रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, आमने सामने की पैरेलल होते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा करते हैं, रोम्बस का एरिया हाफ D1 D2 होता है। ये फॉर्मूले कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो पेपर नहीं होने वाला। तो कॉन्सेप्ट की परेशानी आपकी इस किताब से दूर होगी। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो फॉर्मूला बुक है, कम से कम इस बुक में एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले फिगर के साथ, जैसे आपको रोम्बस पढ़ना है तो यहां पे मेरे प्यारे भाई कोलेटरल वाले सेक्शन में स्क्वायर, ये देखिए रोम्बस के बारे में क्या क्या चीजें होती है, कैसे एरिया है, और यहां पे एग्जांपल भी डाला गया। पहले सारी थ्योरी बता दी, उसके बाद एक एग्जांपल डाला गया जिससे आप उसके सवालों को समझ पाएं। तो ये बुक आप ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, 7वां सवाल था हुआ। एनटीपीसी का एक और सवाल 8वां करेंगे। बोला है अगर मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक क्या होगा? विचरण गुणांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे प्यारे भाई, इसका सीधा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। कभी भी आएगा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। पहले भी 2-3 सवाल आ रखे हैं, आगे भी आ सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, मानक विचलन 5 है, कुछ डाटा का मध्य 40 है, तो 5/40 ही आ जाएगा 1/8, और 1/8 होता है जी 12.5%। 12.5% में लिखा है तो परसेंट में आंसर बताएंगे। आ जाइए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक और सवाल। कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी उसी डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को पार कर गई। अगर वह आदमी सवारी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक, और यह उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रही है, तो गाड़ी की स्पीड क्या है? आदमी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो गाड़ी की स्पीड भी हमने किलोमीटर पर आवर में ही मान ली। देखो मेरे प्यारे भाई, ये आदमी है, ये आदमी है, और एक गाड़ी इसके पीछे से आ रही है। ये गाड़ी इस आदमी को पार कर गई, यानी कि ये है अभी की। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आदमी तो रह गया पीछे और गाड़ी जो है यहां आगे चली गई। अब कोहरा बहुत हो रहा है, कोहरे के कारण आदमी 4 मिनट तक देख सकता है, और गाड़ी जो है 100 मीटर आगे पहुंच गई, यानी कि 4 मीटर के टाइम ड्यूरेशन में आदमी और गाड़ी के बीच का गैप 100 मीटर हो गया। गाड़ी जा रही है भैया एस की स्पीड से, और आदमी चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसे सवालों में क्या लगाते हैं, जब दोनों दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुणा समय। अब यहां मीटर में 100 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 100 को 1000 से भाग दीजिएगा, 0.1 किलोमीटर ही आया। तो डिस्टेंस है 0.1 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड मेरे प्यारे भाई, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। गाड़ी आदमी को पार करके आगे निकल गई, यानी कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, S-3। या आप बोलोगे यहां से रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम,
टाइम कितना लगा इस प्रक्रिया में? 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब घंटे में कितना हुआ? 4/60। 4 को 60 से भाग देंगे, 1/15 घंटे। तो टाइम लगा इंटू 1/15। अब 15 की यहां गुणा होगी 1.5, 3 उधर जाके जुड़ जाएगा यानी कि 4.5। तो 4.5 आ गया मेरे प्यारे भाई एस, यानी कि गाड़ी की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, मात्र इतना सा सॉल्यूशन है। चित्र वित्र नहीं बनाना पेपर में, समझाने के लिए बताया हमने आपको केवल। आइए सवाल नंबर 10, ये है त्रिकोणमिति का सवाल। देखिए अभी तक रेलवे में तो ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन एसएससी में बहुत पूछा है, तो हो सकता है इस बार एनटीपीसी में भी सवाल बनाए। यानी कि आपको त्रिकोणमिति की एक इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन, और आपसे पूछेगा भाई इसका मान क्या है। तो तभी सॉल्व होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यार। भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको प्रॉपर अलजेब्रा लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कॉस में है, ये साइन में है, तो एक ही रेशियो में लेके आओ, या तो कॉस में या साइन में। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कॉस में बदल सकते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14। शॉर्ट में लिखा करो कॉस थीटा को, सी लिखा करो मेरे प्यारे में शॉर्ट में। समझ में आया? हर चीज शॉर्ट हो चुकी है आजकल। तो मेरे प्यारे भाई ये -5 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 14 कॉस थीटा जाएगा राइट साइड में, तो -14 कॉस थीटा। ये 5 एकम 5, 5 जब उधर जाएगा राइट साइड में 13 - 5 8 बराबर 0। तो आपके सामने एक द्विघात समीकरण बन गई, जहां से आपको सी मतलब क्या, कॉस थीटा निकालना है। अब आपने बचपन में 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है? बोले सर हम सीखते तो ऐसे ही रहते रेबल्ला से, हमने ना सीखा कुछ भी। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया पट्टे अब सीख। ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके तो 5 × 40 आए, गुणा करके तो क्या है बंधु 40 आए, और जिनको जोड़ दूं तो ये क्या दिख रहा है -14, जिनको जोड़ दूं तो -14 आए, ऐड करने पर -14 आए। तो 40 की चीज एक ही दिमाग में आती है, 8 पंजे 40, पर जोड़ के 14 नहीं आएगा, तो 10 चौक 40, -10 और -4। भाई -10 -4 को जोड़ूंगा -14, -10 की -4 में गुणा करूंगा 40, ये आगे आप बोलोगे यस सर। अब यहां जो भी कॉस स्क्वायर थीटा का जो भी पावर 2 का कोफिशिएंट होगा उससे भाग करना है /5। जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन रिवर्स करिए प्लस, ये जो भी वैल्यू आएगी साइन रिवर्स करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दो वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा का मान 10/5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कॉस थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता। तो कॉस थीटा जो आएगा भाई मेरे, वो 4/5 आएगा, 4/5। आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, मिलेगा कब पर? कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, क्लियर है? अब यहां पे 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया ना, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 3 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, आंसर तो आना तय है। कॉस का उल्टा सेक यानी कि 5/4 प्लस कॉट थीटा, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस है आपका 4, परपेंडिकुलर है 3, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 है और लंब आपका 3 है, टेन थीटा मेरे दोस्तों लंब बटे आधार यानी कि 3/4। समझ में? एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां भी 4 3 है, 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 कट जाएगा बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 15 16 31 बटे 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 20 9 29, यानी कि 31/29 आंसर है सवाल का, 31/29 बी ऑप्शन। गजब का सवाल है मेरे भाई, आपको सीखना चाहिए। आगे आओ, कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके दुगने से अधिक हो जाएगी। कम से कम कितने सालों में 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा? बताओ मेरे भाई, कौन करेगा? डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन गए। अगर 1 रुपए 2 रुपए बन जाते यानी कि आपको 100% ब्याज मिल गया। तो सवाल में कहना चाह रहा है कि 100% से ज्यादा ब्याज कितने सालों में आपको मिल जाएगा कम से कम, अगर ब्याज की दर 20% है। 5 10 15 20 25 स्टैंडर्ड रेट होते हैं। अगर ब्याज की दर 20% है तो मुझे बताओ 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा?
3 साल में 20 का सक्सेसिव 72.8% होता है, 72.8%। तो 3 साल तो आएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, 3 साल में 72.8% ही ब्याज मिलेगा। डबल से ज्यादा ब्याज, 100% से ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलेगा? अगर 3 साल में 72.8% है तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? भाई ब्याज की दर 20% है, 3 साल में 72.8% मिल गया, तो अगले साल 20% ब्याज और मिलेगा, यानी कि 72.8 और 20 का सक्सेसिव अगर मैं निकालूंगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 72.8 प्लस 20 प्लस 72.8 गुणा 20 बटे 100। देखो अगर मुझे पहले से डाटा याद होगा तो ही हम कर पाएंगे। 72.8 प्लस 20 प्लस 72.8 गुणा 20 बटे 100, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा, 4 साल का। तो 72.8 और 20 92.8, और ये कितना 1440 बटे 100 14 है, यानी कि ये कैलकुलेशन 100% से ज्यादा आ जाएगी, यानी कि कम से कम आपको 4 साल लगेंगे 100% से ज्यादा ब्याज मिलने में। क्योंकि अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल में तो 72.8% ब्याज मिलेगा, 4 साल में ही कम से कम 100% से ज्यादा ब्याज मिल पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर यह है टाइम निकालने वाला स्पेशल केस, अगर किसी को सवाल नहीं आते तो भाई इस चैनल पे जाओ, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, यहां पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टाइम निकालने वाले सवाल आते हैं ना, कि इतना ब्याज कितने सालों में मिलेगा, कैसे पता चलेगा इतना सीआई कितने सालों में मिलेगा, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। 50 मिनट की एक वीडियो है, ठीक है। जितने भी टाइप बन सकते सब पढ़ा रखे, नहीं आता तो देख के जाइएगा मेरे भाई, पेपर में आ सकता है सवाल, पहले भी आया एनटीपीसी में। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एम है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एम स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, कोसेक प्लस कॉट एम है। आप यहां बेसिक भी कर सकते हो मेरे भाई और वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। देखिए अक्सर ऐसे सवाल आते हैं तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख लो मेरे भाई, अब जीरो नहीं रख सकते, जीरो पे कोसेक प्रॉब्लम करता है मेरे प्यारे भाई। देखो जरूरी है कि हम 0 30 60 90 रखें, ये जो वैल्यू होती है ना मेरे भाई, ये जो वैल्यू होती है 3 4 5, 3 4 5, ये सबसे बढ़िया है। इस पे ना तो कोई डाटा कभी मैच होता, ना कभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती। 3 4 5 ट्रिपलेट पुट कर लो, 3 4 5 ट्रिपलेट, यानी कि थीटा की ऐसी वैल्यू पुट कर लो जो 3 4 5 ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करे। कोसेक थीटा क्या आएगा? कोसेक थीटा आएगा मेरे दोस्तों 5 बटे 4। कॉट थीटा क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 3 बटे 4। बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, ये एम आ गया। तो 5 और 3 8 बटे 4 2, एम का मान 2 आ गया। तो यहां वैल्यू पुटिंग कर लिया मैंने, एम का मान 2 आ गया। सवाल में ये पूछा, यहां रखो एम का मान अगर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 1 5, ये 3 बटे 5 आ गया। अब बताओ 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 तो 1 नहीं होता, 3 बटे 5 क्या होता है? थीटा के लिए 3 बेस है, 5 हाइपोटेनस है, तो 3 बटे 5 होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बन रहा है, कॉस थीटा, एक ही ऑप्शन है सी। बेस्ट मेथड है इस टाइप के सवालों को करने का वैल्यू पुटिंग से। फिर से एनटीपीसी का सवाल है सीआई का, बोला किस ब्याज की दर से 1250 रुपए 3 साल में 1488.77 रुपए हो जाएंगे? भाई 1250 रुपए की धनराशि, आप अप्रोक्स भी कर सकते, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। 1250 रुपए 3 साल में 1488.77 रुपए हो गए 3 साल में। सुनना मेरी बात को, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का। 3 साल में 1250 रुपए 1488.77 रुपए हो गए, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, तो हर 1 साल में कितना गुना हो रहा है इसका क्यूब रूट करिए। ये 1 साल का आ गया कि 1 साल में मेरे प्यार भी आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा। बस डेसिमल हटाओ तो नीचे 2 जीरो आएगा। अब पक्का ऐसा डाटा सेट किया होगा, क्यूब रूट निकलेगा, नीचे तो निकल गया 125, 5 का क्यूब है, 1010 का, नीचे तो 50 आ गया। अगर नीचे परफेक्ट क्यूब है तो ऊपर भी बनेगा। देखो इतना कंफर्म है कि 50 से बड़ी संख्या का क्यूब है, लेकिन एंड में 7 आ रहा है। 7 कब आएगा? 3 का क्यूब 27, यानी कि एंड में 3 आना चाहिए 53। ये 53 का क्यूब होगा मेरे भाई, मुझे याद नहीं है,
याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे प्यार में मैंने अंदाजा लगाया कि अगर नीचे 50 का क्यूब है, ऊपर 50 से बड़ी संख्या का क्यूब है, लेकिन एंड में 7 आ रहा है, तो 3 का क्यूब करने पर एंड में 7 आता है। यानी कि ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया कि 1 साल में अगर आप 50 इन्वेस्ट करोगे तो 53 हो जाएगा। तो 1 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों 50 पर। ये ब्याज की दर आ गई 3/50। 1/50 होता है 2%, 3/50 6%। तो ब्याज की दर 6% पर एनम आ गई, 6% प्रतिवर्ष, डी ऑप्शन। समझ में आया मेरे दोस्त? तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आए, दोबारा से याद रखिएगा, 3 साल टाइम दे रखा है, क्यूब रूट लो। 4 साल दे रखा है, फोर्थ रूट लो। 2 साल दे रखा है, अंडर रूट लो। AB 7, AC 8, BC 9 है। तो इस भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े क्रम में लगाएं, है ना। अरेंज करो एंगल को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे पहले छोटा एंगल फिर बड़ा एंगल, इस तरीके से आपको लगाना है। 7, 8 और ये मेरे प्यारे भाई 9, ऐसे कर लेते हैं ना। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट कैसे होगा। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड 7 है, ये 8 है और BC आपका 9 है। 7 BC आपका 9 है, ये ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने, किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। बड़ा एंगल सामने बड़ी साइड, छोटा एंगल सामने छोटी साइड। तो यहां सबसे छोटी साइड ये 7 है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा एंगल C, ये सबसे छोटा होगा। तो C सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गए। सबसे बड़ी साइड आपकी 9 है, तो 9 के सामने ये वाला जो एंगल है लार्जेस्ट होना चाहिए, A लार्जेस्ट होगा। तो ये CB, ये तो गलती दे रखा है मेरे प्यार भी, CBA ये आंसर है, C ऑप्शन, CBA। ठीक भाई, ये एंगल लार्जेस्ट होगा और ये 8 है, ये एंगल बीच में आएगा, CBA। ये आ गया छोटे से बड़ा क्रम। बढ़िया सवाल था। 516372 में 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। एनटीपीसी में आया था, देख मैं एक करवा देता हूं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का सवाल मेरे भाई। देखो यह एक नंबर दिया है, इसमें 6 यहां पे आ रहा है, तो 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं? फेस वैल्यू मतलब जिस डिजिट के बारे में कहा जा रहा है वही फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब चेहरे पे जो लिखा हुआ है। 6 का चेहरा 6 है, यानी कि 6 की फेस वैल्यू 6 आ जाएगी। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब 6 किस पोजीशन पे है, 6 यहां पे लिखा हुआ है, तो 6 के आगे जितने भी डिजिट है सबको 0 बना दो। 6 के आगे 1 2 3 डिजिट है, सबको 0 बना दो। तो ये 6 की प्लेस वैल्यू आ गई। इनका डिफरेंस जो आएगा मेरे प्यार भी, इनका डिफरेंस 5994 आएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। सवाल में बोला है कि जब इस एक्सप्रेशन को x-1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2p होता है। p का मान बताओ, एनटीपीसी का। ये बहुत फेमस सवाल है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी किसी पॉलिनोमियल को या किसी फंक्शन को हम x-a से भाग देते हैं, सपोज x-a से भाग दें, तो भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो आएगा वो होगा f(a). आप बोलोगे सर नहीं समझे। देखिए हमें जिससे भी भाग देना है, जैसे हमें यहां पे एक फंक्शन को, एक एक्सप्रेशन को x-a से भाग देना है, तो आप x-a को 0 पुट करो, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी a, x का जो मान आएगा a मेरे भाई, वो यहां रख दो। वो इस फंक्शन में x की जगह a रख दो मेरे प्यार भी, वही रिमाइंडर आएगा। जैसे एग्जांपल समझ लो कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन है, हम इसको x-1 से डिवाइड करते हैं, तो x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप यहां x-1 को 0 करो। आप x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x-1 को 0 करो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब x की वैल्यू 1 यहां रख दीजिए, वही रिमाइंडर होगा। इस पॉलिनोमियल को अगर x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? x की जगह 1 रख दो, 1 माइनस p, 2 - 5, x की जगह 1 रखेंगे, 2 - 5 माइनस का 3, -3 और 8 5, ये रिमाइंडर आएगा। सवाल के अनुसार रिमाइंडर 2p है, ये उधर चला जाएगा, तो 5 और 1 6 बराबर आ गया 3p, और p का मान 2 आ गया। 3 दूनी 6, p का मान 2 आ गया। तो नहीं दिख रहा। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस p, 2 और 8 10, 10 - 5 5 बराबर 2p, 3p हो जाएगा। 5 और 1 6, p का मान 2 आएगा। 2 2 2 ऑप्शन में तो नहीं है।
कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस पी, 2 और 8 10 माइनस 5 प्लस 5 बराबर 2p। तो यहां से 6 बराबर 3p, p बराबर 2। दो ही आंसर आना चाहिए मेरे भाई, एक ऑप्शन इसका गलत है, 2 कर लीजिएगा इसको, 2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आओ एनटीपीसी का एक और सवाल। दो लड़के ऋषि और वामसी एक ही टाइम में लखनऊ से कानपुर के लिए सवारी शुरू करते हैं जो 95 किलोमीटर दूर है। ऋषि वामसी से 5 किलोमीटर स्लो स्पीड से यात्रा करता है, यानी कि ऋषि स्लो है, वामसी फास्ट है। वामसी तेज तेज चल रहा है। वामसी कानपुर पहुंचता है, तुरंत वापस मुड़ता है, वापस यात्रा तुरंत शुरू कर देता है, ट्रेवल बैक। वापसी की यात्रा पर वह ऋषि से मिलता है जो कानपुर से 25 किलोमीटर दूर है। ऋषि की स्पीड ज्ञात कीजिए। गजब सवाल मेरे भाई, इसे हम कहेंगे ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। देखो दोस्त, दो लड़के ऋषि और वामसी एक साथ लखनऊ से कानपुर चलना शुरू करते हैं। ये रहा नवाबों का शहर लखनऊ, ये रहा जुमा केसरी शहर कानपुर। तो दो लड़के हैं ऋषि और वामसी, एक साथ लखनऊ से कानपुर जाना शुरू करते हैं और लखनऊ कानपुर के बीच की दूरी है 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। एक साथ चलना शुरू किया। अब वामसी फास्ट है, वामसी भाई चले जा रहे हैं, 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 कानपुर पहुंच गए। कानपुर पहुंच के वापस भी मुड़ गए वामसी जी। कानपुर पहुंच के ये यहां से वापस भी मुड़ गए, वापस भी मुड़ गए मेरे प्यार भी। और कानपुर से वामसी चला जा रहा है बेटा, चला जा रहा है। कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां क्या मिले भाई, ऋषि भी, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था। ऋषि बेचारा स्लो है, ऋषि धीरे धीरे आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है ऋषि। यहां दोनों की मुलाकात होती है, यहां दोनों की मुलाकात होती है। तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी आएगी फिर? 95 में से 25 घटाई, ये दूरी आ जाएगी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब एक बताओ, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो वामसी तो चल के मेरे प्यारे भाई यहां तक आ गया। यानी कि वामसी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 95 जमा 25, 110 किलोमीटर। और अगर हम बात करें ऋषि भाई की, तो ऋषि ने कितनी डिस्टेंस चली है? ऋषि तो यहां से यहां तक गया, मात्र 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात ध्यान से देखो, दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है, दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है, सेम टाइम के लिए। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टाइम के लिए भाई दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। वामसी तो चल के यहां से यहां तक आया, उतने ही टाइम में ऋषि यहां से यहां तक चल के गया। अगर टाइम सेम है तो आपको पता, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा। होगा कि नहीं? सेम टाइम में डिस्टेंस का रेशियो, चली गई डिस्टेंस का रेशियो उनकी स्पीड के रेशियो में होता है। वामसी ने कितनी डिस्टेंस चली? 110, ऋषि ने चली 70, तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 11:7। डिस्टेंस का रेशियो 11:7 इनके द्वारा चली गई, तो वामसी और ऋषि की स्पीड का रेशियो भी 11:7 होगा। वामसी और ऋषि की स्पीड का रेशियो भी 11:7 ही होगा। बोलो बात समझ में आ गई? सॉरी 12:7, 95 और 25 ये सॉरी 120 आएगा, 12:7 आएगा मेरे भाई। वामसी ने 120 किलोमीटर चला है, 120, ऋषि ने चला 70, तो यहां स्पीड का रेशियो 12:7 आएगा। कोई प्रॉब्लम? तो दोनों की स्पीड का रेशियो आ गया। ऋषि वामसी से 5 किलोमीटर पर आवर स्लो यात्रा करता है। ऋषि की स्पीड वामसी से कितना कम है? 5 यूनिट। सवाल में 5 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर दी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है ऋषि की स्पीड है 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। ऋषि की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन मजेदार है। आइए अगला, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक और सवाल। ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। चट्टान पर खड़े आदमी ने एक नाव को देखा 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे, जो किनारे की ओर आ रही है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू ए पॉइंट एग्जैक्टली बीनीथ द ऑब्जर्वर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट के बाद बोट का जो डिप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री देखा जाता है। फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर।
नाव द्वारा किनारे पर पहुंचने में लिया गया कुल समय क्या है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्त, सपोज मान लीजिए कि ये आपका समुंदर है और यहां किनारे पे एक चट्टान है। किनारे पे मेरे प्यारे भाई यहां एक चट्टान है और चट्टान पे जो है मेरे दोस्तों मान लीजिए ये आदमी है। अब ये आदमी टुकुर टुकुर करके एक नाव को देखता है। यहां मेरे दोस्तों इस तरीके से एक नाव है, आदमी जो है इस नाव को देखता है और नाव का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री, ये डिप्रेशन एंगल होता है मेरे प्यारे भाई, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। मान लीजिए कि नाव यहां पॉइंट ए पर है और डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है। 10 मिनट के बाद अब ये जो नाव है वो चट्टान की ओर, किनारे की ओर आ रही है। किनारे की ओर आती रही आती रही आती रही, यहां पहुंच गई। मान लीजिए नाव यहां पहुंच गई पॉइंट बी पर। यहां पहुंचे में नाव को लगा 10 मिनट, ए से बी तक 10 मिनट लगा। और 10 मिनट के बाद अब नाव यहां पे आ गई। इसी सेम नाव का डिप्रेशन एंगल अब 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भी, 60 डिग्री का हो गया। तो आपसे पूछा है नाव द्वारा किनारे पर पहुंचने में लिया गया कुल समय, टोटल टाइम आपसे पूछा है। बिल्कुल निकालेंगे टोटल टाइम, क्यों नहीं निकालेंगे भाई। देखो मेरे दोस्त, हमेशा जब भी ऐसा सवाल है इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया करो कि माना ये लेंथ 1 है। अब 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने होता है √3। 30 के सामने 1, ये 60 के सामने √3। भाई ये 30 डिग्री का होगा ना, 30 60 90 चलता है। अब बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने अंडर √3 है, 30 के सामने अंडर √3 है, तो ये तो 60 डिग्री बचा ना। तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 60 डिग्री के सामने आएगा √3 का √3 गुना यानी कि 3 यूनिट। √3 का √3 गुना यानी कि 3 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 यूनिट आएगा। 30 डिग्री के सामने ये 60 डिग्री है तो ये 30 बचा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। बड़े ट्राइंगल में 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 का भी √3 गुना 3 यूनिट आएगा। अब आप बताओ ये 3 यूनिट है पूरा, ये 1 यूनिट है तो 2 यूनिट आया। अच्छा, नाव को ए से बी तक 2 यूनिट जाने में 10 मिनट लगा। पूछा नाव को किनारे तक पहुंचने में कुल टाइम नाव तो यहां से चल रही है ना, यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया है, किनारा यहां है, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाना है तो 3 यूनिट डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा। 2 यूनिट जाने में अगर 10 मिनट लगा है तो 5 गुना, 3 यूनिट डिस्टेंस जाने में भी 5 गुना 15 मिनट लगेगा। तो आंसर है 15 मिनट। बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई ये वाला भी। आइए, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का सवाल है, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको फॉर्मूला भी याद करने के लिए बता दूंगा और मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्त। जैसे कि आपका ये सेमी सर्कल है अर्धवृत्त, ये सेमी सर्कल है अर्धवृत्त, सभी लोग जानते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इसका सेंटर हो गया O। इसके अंदर लार्जेस्ट साइड का, सबसे बड़े साइज का स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा मेरे प्यारे भी। इसके अंदर ये वाला जो स्क्वायर होगा ये लार्जेस्ट साइड का होगा। अब आप मुझे बताओ इससे बड़ा स्क्वायर तो कोई फिट नहीं कर सकता इसके अंदर, है किसी में दम जो फिट कर दे ये स्क्वायर ABCD। अब मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि यहां पर ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस R है, तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। मान लिया स्क्वायर की साइड A है, माना स्क्वायर की साइड A है। अब ये सेंटर हुआ है, देखो सिमेट्रिसिटी से, जैसा सेंटर के राइट साइड में फिगर दिख रहा है वैसे लेफ्ट साइड में कोई भेदभाव तो नहीं, यानी कि ये OA और OB बराबर होगा, यानी कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अगर मैंने A माना है तो ये भी A/2 होगा बच्चों, ये भी A/2 होगा। अब ये स्मॉल a है, ये A/2 है। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, ये क्या आएगी सेमी सर्कल की रेडियस, ये सेमी सर्कल की रेडियस आएगी 90 डिग्री का कोण। तो क्या लग गया पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो A² प्लस A/2 का स्क्वायर यानी कि A²/4 बराबर R²। तो ये आ जाएगा जी 5/4 A² बराबर R²। अब यहां पे 5/4 उधर चला जाएगा तो 4/5 R²। तो A² बराबर आ जाएगा 4/5 R², 4/5 R²। ये अगर किसी स्क्वायर की साइड ये A है तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया। तो भाई आगे से याद रखिएगा जीवन भर, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस R है,
अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या r है तो उसके अंदर जो सबसे बड़े साइज का स्क्वायर बनेगा उसका एरिया होगा 4/5 r स्क्वायर। यहां सेमी सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है, इसके अंदर लार्जेस्ट साइड के साइज के स्क्वायर का एरिया क्या होगा 4/5, रेडियस की जगह 10 रखो, 10 का स्क्वायर 100, तो 400/5 आएगा जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर था। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, एनटीपीसी 2021 में आया है। बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे क्योंकि इस लेवल की तैयारी नहीं करते। पेपर में 30 में से मान लीजिए 3 से 4 सवाल आपको इस लेवल के कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, तो तैयार रहना इसके लिए। 20वां सवाल, 3 दोस्त हैं एबीसी, अपने बीच 5525 रुपए को बांटते हैं। अगर एबीसी के शेयर में से 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाएं तो उनके शेयर का रेशियो 11, 18, 24 हो जाएगा। सी का आरंभ में इनिशियली शेयर क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये बढ़िया सवाल है। देखो 3 लोग हैं एबीसी, इनके बीच 5525 रुपए बांटे गए। इस प्रकार से बांटे गए कि अगर ए के शेयर से 50 रुपए कम कर दो और भाई बी के शेयर से 100 रुपए कम कर दो और सी के शेयर से 75 रुपए कम कर दो। ए के शेयर से 50 रुपए, बी के शेयर से 100 रुपए, सी के शेयर से 75 रुपए कम कर दो, तो उनको मिलने वाले शेयर का रेशियो 11:18:24 होगा। उनके शेयर का रेशियो 11:18:24 होगा मेरे भाई। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, तीनों के बीच 5525 रुपए बांटे गए, अगर तीनों के शेयर से 50, 100, 75 रुपए कम कर दिए जाए तो रेशियो 11:18:24 होगा। टोटल कितना कम किया? 50, 100, 150 और 75, 225। तो टोटल तो हमने 225 रुपए कम कर दिया ना तीनों के शेयर से, यानी कि अब कितना हो गया तीनों के बीच? 5300 रुपए। 5300 रुपए बांटा गया है ए बी सी के बीच 11:18:24 के रेशियो में। टोटल कितना? 11, 18, 29, 29 और 24 मेरे प्यारे भाई 53, यानी कि 53 की वैल्यू 5300 रुपए। भाई ये 5300 रुपए ही तो एबीसी के बीच बांटा गया है 11:18:24 के बीच में। 11:18:24 का मतलब 11 + 18, 29 और 24 53। 53 की वैल्यू 5300 रुपए, 100 गुना। अगर ये 100 गुना है तो सी का शेयर भी मेरे प्यार भी 24 का 100 गुना होगा, 2400 रुपए। सी का शेयर 2400 रुपए है। अब 2400 रुपए इनिशियल कितना था? 75 रुपए कम करने के बाद 2400 है, तो सी का जो शेयर होगा इनिशियली वो 2475 रुपए होगा, 2475 रुपीज। ये आंसर है 2475 रुपए, बी ऑप्शन है ना। मजेदार सवाल। तो प्रीवियस ईयर में भी एनटीपीसी में ऐसा नहीं है कि हर सवाल हल्के हल्के आए हुए हैं, वहां भी अच्छे अच्छे सवाल आए, पर आपको छांट छांट के करने पड़ेंगे। और ये सवाल आप कहां से करोगे मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, इस पे जाइएगा, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, उसी का पेपर है आपका, तो एनटीपीसी के यहां पर प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं। जाइए, प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट फ्री हैं। 2021 में जो आपका पेपर हुआ था सीबीटी 1 के टेस्ट हैं, 100 क्वेश्चंस के, 100 मार्क्स का है। और नए टेस्ट भी हमारी टीम ने जो बना रखे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। भाई पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, उसके बाद एग्जाम में टाइम है, फिर नए टेस्ट लगाना। नए टेस्ट एप्लीकेशन पर चाहे एसएससी के हों, चाहे बैंकिंग के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हों, सब 99 में मिल जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बहुत सस्ता कर दिया भाई हमने। जहां आपको पहले 700-800 रुपए देने पड़ते थे केवल मॉक टेस्ट के लिए, इतने में तो हम बैच दे देते हैं मेरे भाई। और 99 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर एग्जाम के, ठीक है ना, जिसमें एनटीपीसी के भी शामिल होंगे। तो आप वो यहां से लगाना। 21वां, The top of tower makes complementary angle of elevation from 2 points at the distance of 25 meter and 16 meter from its foot on ground. Find the height of tower. देखो, जैसे मेरे प्यारे भाई ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, मैं आपको कौन से बता दूंगा, ये ग्राउंड है और ये एक टावर है, ये है मेरे प्यारे भाई टावर। अब जमीन पर 2 पॉइंट है मेरे प्यारे भी, इस तरीके से मान लीजिए 2 पॉइंट है यहां पर ए और बी, ये मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है ए और बी। सवाल में बोला है फुट से 25 मीटर 16 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंटों से टावर के जो एलिवेशन एंगल है टावर के टॉप के, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जो है 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। तो टावर का बेस ये हो गया, बेस से या फुट से 25 मीटर 16 मीटर की दूरी पर ये 2 पॉइंट है ए और बी।
आप बोलोगे सर। अब यहां से टावर के टॉप को जब हमने देखा तो जो दो एंगल बनते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो टावर के टॉप के दो पॉइंटों से जो एलिवेशन एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहां टावर की हाइट पूछा है, वैसे आप इसका बेसिक कर सकते हो। दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में 10 लगाइए, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल आए, फुट से डिस्टेंस आपको दी हुई है तो टावर की जो हाइट होगी h बराबर सीधा गुणा करके अंडर लीजिए, अंडर रूट 16 गुणा 25, 16 गुणा 25 400, 400 का अंडर रूट 20 मीटर। टावर की हाइट 20 मीटर होगी, ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई, कोई टेंशन मत लेना, आगे आ जाना। ठीक है, कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा बैच जो है आरंभ बैच, उसके रजिस्ट्रेशन भी चालू हैं। अगर कोई बच्चा अभी असमंजस में है, उसका सिलेबस पूरा नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ही ठीक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। पहले आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है, सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए ना तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना ठीक से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो आपको बेसिक सिखाने के लिए हमारी एप्लीकेशन पर आरंभ बैच है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस हम चारों टीचर्स पढ़ाएंगे और मात्र 1599 की फीस में आपको ये चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। सारी क्लासेस लाइव हैं और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, वो भी 2 साल तक, 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच कैरविल एप्लीकेशन पर। कैरविल एप्लीकेशन करोड़ों स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं और लाखों बच्चे अभी तक इससे तैयारी करके नौकरी ले चुके हैं। आप भी उन स्टूडेंट में शामिल हो सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो सबसे पहले और उसके बाद ये बैच ज्वाइन करना, फिर पढ़ना शुरू करना। 10-15 दिन के बाद जब रिदम बनेगा तब आपको मजा आना शुरू होगा, तब बताना हाँ सर, आप खुद कहोगे सर आपका बैच लेना, आरंभ बैच से जुड़ना हमारी जिंदगी के बेस्ट डिसीजन में से एक था। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 22 करें। टाइम एंड वर्क का सवाल है। राजेश्वर एक काम को 12 दिन में कर सकता है, विक्रम 6 दिन में, टाइगर 15 दिन में। सभी काम शुरू करते हैं, राजेश्वर 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा हुआ? राजेश्वर काम करता है 12 दिन में, जल्दी जल्दी करेंगे। विक्रम करता है 6 दिन में, टाइगर कर रहा 15 दिन में। तो 12, 6, 15 का एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई यहां पर? ठीक है, 60। टोटल वर्क 60 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। राजेश्वर की एफिशिएंसी 5, विक्रम की एफिशिएंसी 10, टाइगर की एफिशिएंसी 4। क्लियर है? अब देखो ये स्पेशल सवाल है जहां शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। माना सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, इस ये टाइम पीरियड निकाला, इस टाइम में काम कितना हुआ? 60 यूनिट। लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, यानी कि राजेश्वर ने केवल 2 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, फिर राजेश्वर का आगे कोई लेना देना नहीं है। तो हम राजेश्वर से कहेंगे भाई साहब राजेश तो 2 दिन बाद छोड़ के जा ही रहा तो बाढ़ में जा, अभी भी काम मत कर। राजेश से 2 दिन भी काम मत कराओ, राजेश को डिलीट कर दो। राजेश एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो राजेश 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 10। अगर राजेश 2 दिन भी काम ना करता तो 10 यूनिट काम कम होता। अगर राजेश शुरू के 2 दिन भी काम ना करता राजेश्वर, तो 10 यूनिट काम कम होता। ये हुआ। विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि विक्रम शुरू से लेके काम कर रहा है, आखिर के 3 दिन में वो छोड़ के भाग गया। तो विक्रम से बोलेंगे भाई विक्रम देख तू शुरू से लेकर आखिर तक लगा हुआ है, ये 3 दिन क्यों काम छोड़ रहा है? 3 दिन भी काम कर ले। अगर विक्रम आखिर के 3 दिन भी काम करता, विक्रम एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो सेम टाइम में 30 कुर्सी ज्यादा बनती। अगर विक्रम आखिर के 30 दिन भी काम करता तो 30 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में कितना काम होता? 80 सेम टाइम में। और इस काम को करते कौन? राजेश्वर को हमने भगा दिया, इस काम को करते विक्रम और टाइगर मिलके, यानी कि विक्रम और टाइगर मिलके इस टाइम से इस टाइम तक एंड तक काम करें तो 80 यूनिट काम होगा। और विक्रम और टाइगर किस एफिशिएंसी से काम करते हैं? 14, 10, 4, 14 एफिशिएंसी के साथ। तो भाई काम कितने दिन में हो? 80/14, 200 जाएगा 40/7, 40/7 का मतलब 7 पंजे 35, 5 40, 5 सही 5/7 दिन, 5 सही 5/7 दिन में काम पूरा हुआ है। बढ़िया सवाल है, शिफ्टिंग मेथड आपको सीखना पड़ेगा करने के लिए। P बराबर 5 - 2√6 है, तो P² + 1/P² बताओ भाई, ये P है,
यहां से 1/p निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक p + 1/p की वैल्यू पता नहीं लग जाती। देखो मेरे भाई, यहां ना स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, 25-24 का डिफरेंस 1। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, ये p की वैल्यू है, तो उल्टे जब हम इसका रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 + 2√6। ये p का मान है, 1/p का मान है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 5 और 5 10 आएगा, p + 1/p 10। तो ये आ गया, तो p² + 1/p² का आएगा k² -2, यानी कि 100 - 2 98। 98 इसका आंसर हो गया। ABC ने 40,000, 48,000, 50,000 का इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप की। 4 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपए और इन्वेस्ट करे। 2 और महीने बाद, आफ्टर 2 more month, 2 और महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए। एक साल में 25,956 के कुल प्रॉफिट में बी का शेयर ज्ञात कीजिए। पार्टनरशिप का सवाल है। देखो मेरे भाई, प्रॉफिट जो बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो लेना है। देखो सबके आगे 3 0 आ रहा है, तो 3 0 काट लो पहले ही। आप 3 0 काट लो मेरे प्यारे भाई, 3 0 काट लो। यानी कि मैं कह सकता हूं ए ने 40 रुपए इन्वेस्ट करे, बी ने 48 और सी ने 50 इन्वेस्ट किए। ये बात सही है? आप बोलोगे यहां सर, बोला है। 4 महीने के बाद ए ने 5 और इन्वेस्ट किए, यानी कि ए ने 40 इन्वेस्ट किए 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ए ने 5 और इन्वेस्ट किया, 40 इन्वेस्ट था, 5 और कर दिया, 45 हो गया। यानी कि ए ने 45 इन्वेस्ट किया, फिर बचे 8 महीने के लिए, क्योंकि एक साल के में टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 4 महीने ये और 8 महीने ये, 12 महीने हो गया। 2 और महीने के बाद, 4 महीने बीत चुके, 4 महीने के 2 और महीने बाद करेंगे तो 6 महीने हो जाएंगे। तो बी ने 48 इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। उसके बाद बी ने 8 निकाल लिया, 48 में से 8 निकाल लिया तो 40 बचा, तो बी ने 40 इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। सी ने तो कुछ नहीं किया, यानी सी ने पूरा 50 का 50 इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आएगा, इस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 45 अट्ठे 360, 360 और 160, 520 आ गया। 360 और 160, 520 ये आएगा मेरे भाई। 48 + 40 88 × 6, 88 × 6, और ये आएगा जी आपका 50 × 12, यानी कि 600, 600। अब ये किससे कट रहा है? ये किससे कट रहा है मेरे प्यारे भाई? 8 से, 8 से कट रहा है। 65 बार 8 से कट रहा है जी 11, 11 × 66, और 8 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई ये 68 × 56, 4 8 × 40, 75 बार। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है। कुल प्रॉफिट में बी का शेयर है 66, 66 में आता है 11। आंसर होगा 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं कि भाई 14 और 4 नहीं है, 17 और मेरे प्यारे भाई 9, 17 9 का डिफरेंस 8, 11 का मल्टीपल नहीं है। 16 5 का डिफरेंस 11 का मल्टीपल है। 9 और 9 11 का मल्टीपल है। धत्तरी की यार, दो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल आ रहा, करना पड़ेगा। बी का शेयर है 66, आउट ऑफ टोटल कितना आया मेरे भाई? 65 और 66 131, 131 और 75 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 131 में पहले आप 70 जोड़ लो, 200 हो गया, और 5 और 1 6, यानी कि 206 हो गया। तो ये आपका बी का शेयर हो जाएगा आउट ऑफ टोटल, कितने में से? 25,956 रुपए में से। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। आंसर इन्हीं दोनों में से है। देखो आंसर में कभी भी जीरो नहीं आएगा, यहां जीरो नहीं है, यहां जीरो नहीं है, नीचे नहीं है, तो जीरो नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये आंसर है 8316, जीरो नहीं आएगा यूनिट, डी ऑप्शन आंसर है। तो बढ़िया सवाल था ये। tan थीटा प्लस कॉट थीटा 21, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा बताओ। तो मेरे भाई 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको बताना है। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, tan और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बताओ ये कैसे आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा स्क्वायर करने पर? अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं
तो इसका स्क्वायर करने पर आएगा भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि ट्वाइस ऑफ tan गुणा cot कट जाएगा बराबर 441। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 421 माइनस 2 439। ठीक है भाई, तो 6 निम्मा 54, एंड में आएगा 4, ये आंसर है। आइए, केंद्र O वाले एक सर्कल में कॉर्ड AB और डायमीटर CD E पर काटते हैं। AOD 42 है, BOC 104 है, AED बताओ। ध्यान सुनिएगा, बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड में इससे आसान तरीका नहीं है। अगर किसी भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं AB और CD, भाई डायमीटर भी GY होता है, ये व्यास है, डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है, परेशान मत रहो। दो कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को काटती हैं, AB और CD। ये देखिए, AD द्वारा AD सेंटर पे 42 बना रहा है, AD के अलावा क्या बचा, BC बचा, BC सेंटर पे मेरे दोस्त 104 बना रहा है। तो आपसे ये पूछा है AED, चाहे आपसे AED पूछे चाहे आपसे BEC पूछे, BEC दोनों बराबर होगा। यानी कि जब हमने यहां ये दो जीवाएं खींची हैं इस तरीके से, तो यहां काट रही हैं ई पर काट रही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो सेंटर की जगह ये ध्यान रखिएगा, दो कॉर्ड ई पर काटे, सेंटर को हटा के ई आ जाएगा। AOD रहेगा, O की जगह ई आ जाएगा, BOC रहेगा, O की जगह ई आ जाएगा। दोनों ये कोण बराबर होंगे जब सर्कल के अंदर दो कॉर्ड काटेंगी। और किसके बराबर होंगे, जो आपको एंगल दे उनका एवरेज। 42 डिग्री प्लस 104 का एवरेज जोड़ के आधा करो मेरे प्यारे भाई, 146 का आधा 73 डिग्री आंसर है। आज के मॉक टेस्ट का लेवल हाई लेवल रखा है हमने मेरे भाई, ठीक है ना। बिना थ्योरम याद किए सवाल नहीं होगा आपसे, बिना डायग्राम, अगर डायग्राम बना नहीं भी बनाओगे तो भी आप कर लोगे, ऐसी ट्रिक है जी। ABC एक काम को 15, 30, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 3 लोग हैं। A काम कर सकता है 15 दिन में, B कर सकता है 30 दिन में, और C हमारा भाई कर सकता है 40 दिन में। A पहले दिन काम करता है, A और B दूसरे दिन काम करते हैं, A और C तीसरे दिन काम करते हैं। यह पैटर्न पूरा होने तक दोहराया जाता है। काम कितने दिन में होगा, 15, 30, 40, कैल्शियम तो 120 आ गया ना भाई टोटल वर्क। तो A की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, B की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 4, C की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। एफिशिएंसी आ गई। अबे अल्टरनेट डेज वाला सवाल है, अल्टरनेट डेज वाला। A पहले दिन काम करता है, ठीक है, A और B दूसरे दिन काम करते हैं, ठीक है, A और C तीसरे दिन काम करते हैं, और यही प्रोसेस, यही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं जब तक काम एंड नहीं हो जाता। कितने दिन में होगा, पहले दिन A कितना काम करेगा, 8। दूसरे दिन A और B कितना काम करेंगे, A 8 और B 4 12। तीसरे दिन A और C कितना काम करेंगे, 8 और 3 11। ये होगा। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में, क्योंकि हर 3 दिन बाद सेम साइकिल रिपीट होगी, सेम पैटर्न रिपीट होगा, हर 3 दिन में कितना काम होगा, 12, 8, 20 और 11 31। हर 3 दिन में 31 यूनिट काम होगा, हर 3 दिन में। समझ में आया। लेकिन हमें तो काम 120 यूनिट करना है, तो 120 के नजदीक 31 का कौन सा मल्टीपल है, 4 गुना। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं, तो इस हिसाब से 4 तिया 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा भी 124 यूनिट। 12 दिन में 124 यूनिट काम हो जाएगा। हमें 120 यूनिट करना है, तो यानी कि 12 दिन से कम लगेगा, ये आंसर है। 12 दिन से हल्का ही कम लगेगा, ये उत्तर होना चाहिए भाई। 12 दिन में 124 यूनिट काम होगा, हमें 120 यूनिट काम करना है, हमें 4 यूनिट काम कम करना है, 4 यूनिट काम। तो भाई किस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा, A प्लस, पहले A करता है, फिर A प्लस B, फिर A प्लस C। हर 3 दिन के क्रम में ये सबसे आखिर में काम करते हैं, तो सबसे आखिर में A प्लस C ने काम किया होगा। और A प्लस C एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, A प्लस C एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं। तो 4 कुर्सी बनाने में A और C को कितने दिन लगेंगे, फिर 4/11 दिन। यानी कि 12 में से 4/11 दिन घटाइए, इतने दिन में काम हुआ। 12 में से घटाओ 11, और ये फिर आपका 7/11 आ जाएगा। 11 सही, 7/11, इतने दिन में काम कंप्लीट हुआ। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, अल्टरनेट डेज वाला, मजा आया करके।
सवाल नंबर है 28, परसेंटेज चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन। ठीक है ना। आज के जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल जो है वो हाई रखा है हमने, अच्छा लेवल है। 30 में से अगर 25 सवाल आप खुद से कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। सवाल देखिए, हर महीने एक आदमी 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल और गेहूं पर हर महीने 350 रुपए खर्च करता है, सेम खर्च करता है। गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है। चावल की खपत में कितने परसेंट कमी करे चावल की खपत में, जिससे कि 350 रुपए ही खर्च हो, खर्चे में कोई बदलाव ना हो। चावल का प्राइस और गेहूं की खपत कांस्टेंट है। सब कंफ्यूज करने वाला सवाल है, देख रहे हैं। तोते से उड़ जाएंगे सवाल पढ़ के ही, हम बताएंगे। चावल और गेहूं यही दो चीजें हैं, चावल चावल गेहूं गेहूं। तो एक आदमी है, ये चावल हो गया मेरे भाई और ये हो गया गेहूं। एक आदमी हर महीने 25 किलो चावल की खपत करता है और 9 किलो मेरे प्यारे भाई गेहूं का जो है कंजम्पशन करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर हम प्राइस की बात करें तो चावल का प्राइस गेहूं का 20% है। 20% मतलब 1/5, यानी कि गेहूं का प्राइस अगर 5 है तो चावल का प्राइस 1 है। यही बोला है क्या? द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट। तो उससे मेरे प्यार भी टोटल कितना खर्च होता है? 350 रुपए पर मंथ खर्च होता है। ठीक है, अब हुआ क्या? प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। गेहूं का प्राइस 20% बढ़ जाता है, यानी कि गेहूं का प्राइस अभी 5 था तो 5 से अब 20% बढ़ गया। 5 को 20% बढ़ाएंगे, गेहूं का प्राइस अब 6 हो गया। तो आपसे पूछा है कंजम्पशन, व्हाट इज द परसेंट रिडक्शन ऑफ राइस कंजम्पशन। राइस का कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए मेरे प्यारे भाई, जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। एक बात बताओ, कुछ नहीं है सवाल में। मान लीजिए चावल का प्राइस है 1 रुपए किलो, गेहूं का प्राइस है 5 रुपए किलो। अब गेहूं का प्राइस 20% बढ़ गया, गेहूं का प्राइस 5 से 6 हो गया, 1 रुपए बढ़ गया मेरे प्यार में, 1 रुपए गेजी प्राइस बढ़ गया। तो हम 9 किलो गेहूं खा रहे हैं, प्राइस बढ़ गया 1 रुपए पर केजी, तो गेहूं पे खर्चा 9 रुपए बढ़ गया हमारा। गेहूं पे खर्चा 9 रुपए बढ़ गया। आप बोलोगे हाँ सर, अगर हमारा गेहूं पे खर्चा 9 रुपए बढ़ गया है तो यानी कि हमें चावल पे खर्चा 9 रुपए कम करना पड़ेगा। चावल पे जो हमें अपना खर्चा है 9 रुपए कम करना पड़ेगा, तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा 350। 350 से कोई मतलब नहीं है। मान लिया कि हमारा जो है गेहूं का प्राइस है 5 रुपए पर केजी, और ये मान लिया कि चावल का 1 रुपए पर केजी। अब चावल का गेहूं का प्राइस 1 बढ़ गया, 20% बढ़ गया ना, 5 से 6 हो गया। तो गेहूं का जो प्राइस है 1 रुपए पर केजी बढ़ गया, यानी कि 9 किलो पे कितना खर्चा बढ़ गया? 9 रुपए। गेहूं का जो खर्चा 9 रुपए बढ़ गया, तो हमें चावल पे खर्चा 9 रुपए कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो चावल की ये पूछा खपत कितने परसेंट कम करें। हम चावल की खपत कितनी कर रहे हैं? 25 किलो। 1 किलो चावल 1 रुपए का, तो 25 किलो चावल 25 रुपए का। तो 25 रुपए का खर्चे को हमें 9 रुपए कम करना पड़ेगा, यानी कि 36%। तो 36% मेरे प्यारे भाई हमें कम करना पड़ेगा गेहूं का मेरे प्यारे भाई चावल की खपत। अच्छा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, ए और बी के वो मान बताओ जिनके लिए इन समीकरण के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो जो एक्स का रेशियो गया, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है या 4 है, 2/4, वही वाई का रेशियो होगा मेरे भाई। यहां वाई का कोएफिशिएंट किससे गुणा है? -a-4। और यहां वाई में किससे गुणा है? दो अलग अलग इक्वेशन है, ये माइनस का a-1। या कांस्टेंट कितना है? 2b+1, और यहां कांस्टेंट कितना है? 5b-1। सेम होना चाहिए। अगर दो इक्वेशन के इनफाइनाइट हल हैं, यानी कि दोनों सेम लाइन है, तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनकी वैल्यू का रेशियो सेम होगा। 2/4 का मतलब 1/2। 1/2 आ गया मेरे भाई, 1/2। ये माइनस माइनस तो हट ही जाएगा। तो हम यहां से a का मान निकालते हैं। a का मान कैसे आएगा? यहीं से आ जाएगा मेरे भाई, a-1 बराबर 2a-8। a-1 बराबर 2a-8, इधर आएगा। तो 8 - 1 7 बराबर 2a-1। a का मान 7 आ गया।
अब a का मान 7 आ गया मेरे भाई, यानी कि 5 और 2 वाले आंसर नहीं है, इन दोनों में से a का आंसर है। b का मान निकालते हैं, b का मान कहां से आएगा, b का मान आएगा यहां से, इन दोनों को बराबर करते हैं भाई। यहां से क्या आएगा, 5b माइनस 1 बराबर 4b प्लस 2, तो b बराबर आ जाएगा भाई, -1 उधर जाएगा 3, b का मान 3 आ गया, तो a का मान 7 और b का मान 3, बी ऑप्शन करते हैं। कोई परेशानी इस सवाल में नहीं है। आखिरी करेंगे मेरे भाई आज के मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट, क्या बोला है यहां पे मेरे भाई, इस बार डायग्राम में 2020 और 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हैं जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट जो है लिया है सन 2020 में और 21 में। देखो जो ब्लू कलर में डाटा है वो 2020 में, और जो यहां पे ये भगवा कलर में वो 2021 में मेरे प्यार भी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं मेरे दोस्त। तो सवाल में आपसे ये पूछा है, दो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग इकोनॉमिक्स टू द स्टूडेंट ऑप्टिंग फिजिक्स एजुकेशन इन 2020। 2020 में इकोनॉमिक्स लेने वाले और फिजिकल एजुकेशन लेने वाले, फिजिकल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है। 2020 मतलब ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में मेरे भाई इकोनॉमिक्स लिया 2020 में 75 स्टूडेंट ने, और फिजिकल एजुकेशन मेरे प्यारे भाई यानी कि फिजिकल एजुकेशन लिए 125 स्टूडेंट ने फिजिकल एजुकेशन। इनका रेशियो आपसे पूछा है 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 रेशियो 5 आ गया आंसर। आसान सवाल था। तो हर सवाल आसान नहीं आने वाला है, हर सवाल मुश्किल नहीं आने वाला है, पेपर बैलेंस आएगा जिससे कि कोई बच्चा हवा में ना उड़ पाए। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट मैंने अभी तक जितने भी कराए उनमें सबसे बेस्ट था। आज की क्लास में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने आपने सही किए। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट हमारे और रहते हैं, उन्हें भी हम बहुत जल्दी करा के एनटीपीसी के इस मॉक टेस्ट की सीरीज को एंड करेंगे। अगर आपको हमारी आज की क्लास के सवाल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे प्यारे भाई। हमारी जो लगातार मेहनत है, जो कंसिस्टेंसी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, डेली हम मॉक टेस्ट आपको करा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमने आपको एनटीपीसी की पूरी टेस्ट सीरीज फ्री कर दी है, प्रीवियस सर के क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। इतने सारे एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक तो आपको करना पड़ेगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद मेरे प्यार भी, हम फिर मिलेंगे कल नए मॉक टेस्ट के साथ। बाय।